तुम्हारे आंसू देखते हैं ना तो कलेजा छलनी हो जाता। मेरी बहनों, आंसू मत बहाना। तुम्हारे एक एक आंसू पे लहू का आखिरी कतरा बहा देंगे हम लोग। क्या बात करती हो? आंसू मत बहाओ। देखो, न्याय तब होगा जब वो फेडरेशन के अध्यक्ष पद को, अगर नैतिकता होती छोड़ देते। सुप्रीम कोर्ट के हमारे चीफ जस्टिस है, उनकी वो रीढ़ की हड्डी वाले हैं और यही सरकार के लिए परेशानी है। यही एकमात्र परेशानी है। देखो, मैं तो यहाँ मीडिया के लोग बैठे हैं, एक हमारी बहन उधर खड़ी है, प्रज्ञा। शासन के लोगों से, पुलिस के लोग निवेदन है, देखो भाई परसों तो काट वाट दी बिजली यार। देखो, हाथ जोड़ के निवेदन है, हाथ ही जोड़ सकते हैं, कमजोर लोग हैं। आप बिजली पानी मत काटना। आप यहाँ काटोगे, हम वहां की कटवा देंगे। मुरादाबाद वाली, मोदी नगर वाली। ब्रज भूषण जब तक अंदर नहीं होगा, हमें नहीं लगता हमें न्याय मिलेगा। ऐसे इंसाफ लेके ही उठेंगे तो इंसाफ लेके ही उठेंगे। अगर खून का आखिरी कतरा भी देना पड़ा तो याद रखना कि यही मिलेंगे खड़े में, किसी समय याद करके देखें। तो भाई इस वक्त दिल्ली जंतर मंतर पर महिला पहलवानों का साथ देने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद भी आ चुके हैं। चंद्रशेखर आज़ाद के साथ उनके तमाम पार्टी के लोग, उनके कार्यकर्ता भी उनके साथ आ चुके हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद अकेले नहीं आए हैं, भारत के संविधान की एक कॉपी भी साथ लेकर के आए हैं। चंद्रशेखर आज़ाद, वो देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद खड़े हो गए हैं और इन महिला पहलवानों के समर्थन में कुछ बोलने वाले हैं, तो पहले उनको सुन लेते हैं। साथियों से निवेदन है कि वो शांति से सुने, क्योंकि नारा लगाने से लड़ाई नहीं जीती जाएगी। तो धन्यवाद। ये तो बजरंग मेरा धन्यवाद कर रहा है, मैं तो इनका धन्यवाद करता हूँ। अगर कोई हक की लड़ाई लड़ने आएगा तो मेरे जैसे लाखों लोग आएंगे उनकी मदद करने के लिए। देखो, मेरे दो पक्ष हैं। मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस लड़ाई में समर्थन किया। ये लड़ाई किसी पार्टी की नहीं है, किसी जाति की नहीं है, किसी धर्म की नहीं है। ये लड़ाई इंसाफ की है और जिनका जमीर जिंदा होगा वो इंसाफ की लड़ाई में उनको बुलावे नहीं भेजा जाता। मैं पिछले कई दिनों से इनको देख रहा था। जब ये पिछली बार आए तब भी मैंने इनको वॉच किया, लेकिन पिछली बार इन्होंने अपनी तरफ से एक बैरिकेडिंग लगा दिया कि कोई आएगा नहीं। तो हम दिल से तो उनके साथ थे, लेकिन सामने नहीं आए, क्योंकि हम उनकी लड़ाई में इंसाफ चाहते हैं, ना कि अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं। अब जब उन्होंने दरवाजे खोले तो मैंने इनसे कहा कि बेफिक्र रहो। इस आंदोलन के बारे में दो चीजें जाननी पड़ेंगी। पहली ये कि ये आंदोलन सिर्फ जो सरकार आज चेहरा दिखा रही है कि जाटों का आंदोलन है, ये अच्छा नहीं है लोकतंत्र में कि जाट खिलाड़ी। अगर आज ये जाट खिलाड़ी हैं तो कल इन्हीं जाट खिलाड़ियों के जब ये गौरवान्वित करे देश पे, तब भी तो आप तालियां पीट रहे थे, तब कुछ क्यों नहीं हुआ? आज अगर वो अपनी मांग को लेके बैठे हैं तो आप उनको जाति के चश्मे से देख रहे हो, धर्म के चश्मे से देख रहे हो। जब देश के लिए कोई खेलता है ना, तो हम कहीं रहते हो, किसी पार्टी में हो, किसी गांव में रहते हो, किसी जिले प्रदेश में रहते हो, हमारे दिल में एक तमन्ना होती कि हमारे जो राष्ट्र का जो प्रतिनिधित्व करे वो जीते। हमारे लिए कोई चश्मा नहीं होता उस समय। और भारत के जो आबादी है, जिनकी संख्या 140 करोड़ से ज्यादा है, चाहे वो हमारे ये इंटरनेशनल खिलाड़ी हो, चाहे और किसी खेल के जो साथी हो, मेरा आज भी मानना है कि जब इंडिया किसी के लिए खेलता है ना क्रिकेट में, तो हमें ये मतलब नहीं होता कि हमारा काम छूट रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन हम दिल और जान लगा के उम्मीद करते हैं कि हम जीत जाएं। इसके लिए एक भारत के नागरिकों को पैसा थोड़ा मिलता है, ये समर्थन दिल से आता है अपने देश के प्रति। देखो, मैं इनसे भी कहना चाहता हूं, पहले इनसे स्पेशली कहना, ये बहादुर लोग रोते नहीं है। तुम्हारी आंखों के आंसू हमें कमजोर कर रहे हैं। तुम मत रो, तुम आंसू मत बहाओ। तुम्हें क्या लगा था, एक बार कह के देखो कि लोग तुम्हारे लिए सड़कों पे आ जाओ, तुम्हें एहसास भी नहीं होगा कि सब लोग सड़कों पे आ जाएंगे। लेकिन वो वीरांगनाएं जो देश के लिए लड़के आती हैं, एक खिलाड़ी का जीवन समझते हो आप लोग, ये हमारे आम जीवन जैसा नहीं है। पहली बात, इनका कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं है। और जब आपको बहुत सारी चीजें खाने पीने का मन होता है, आराम करने का मन होता है, इन सबको त्यागना पड़ता है। एक दिन में थोड़ा ही बनता खिलाड़ी। उसके लिए उसके परिवार की, उसके क्षेत्र की, उसकी कड़ी मेहनत होती है। धूम तपस्या में तप के आता है वो, तब जाके खिलाड़ी बनता है। और आज उन खिलाड़ियों की आंखों में आंसू, ये तो अच्छा नहीं। इनको जीत जाना चाहिए था, लेकिन बुरा यह है कि ताकतवर लोगों को लगता है कि
इनको जीतने नहीं देना है। और ये जीत की लड़ाई नहीं है, ये न्याय की लड़ाई। आप महसूस करो क्यों सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। ये तो काम पुलिस का है ना। अगर किसी के खिलाफ भी कोई शिकायत आती तो पुलिस एफआईआर करेगी ना। अगर नहीं करेगी तो फिर कानून किस लिए। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, अनेक पार्टियां हैं, अनेक जाति हैं, अनेक धर्म हैं, लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि आलोचना भी हो, विरोध भी हो, समर्थन भी हो और संघर्ष भी हो। जब वो अच्छा काम कर रहे थे खिलाड़ियों ने उनका बढ़ चढ़ के समर्थन किया, कभी विरोध नहीं किया। आज जब वो गलत कर रहे हैं तो उनका विरोध हो रहा है। नैतिकता तो ये कहती है कि जिस व्यक्ति पे आरोप है उसको खुद पर से इस्तीफा देना चाहिए। देखो मैं वकील भी हूं और हमने बहुत सारे मामले देखे, बड़े से बड़े मामले। मैं स्पष्ट कर देता हूं, ये लड़ाई किसी जाति के प्रति किसी जाति की नहीं है। दोबारा कह रहा हूं, ये लड़ाई हमारे देश के गौरव, हमारी बहनों की, बच्चियों की, भाइयों की और उन ताकतवर लोगों से है जो नहीं चाहते कि बेटियां देश पे गौरव करें। देखो यहाँ हरियाणा के ज्यादा लोग मुझे दिख रहे हैं, खाप के सम्मानित लोग भी हैं, हमारे नेतागण भी हैं। एक दिन वही हरियाणा था जहां बेटियों को इतने अवसर नहीं थे। आज का हरियाणा है जहां बेटियों के नाम से हरियाणा की पहचान होती है। मैंने तो देखा ओलंपिक में बेटियां मेडल लेके आई, सारे बेटे कमजोर पड़ गए, पढ़े या नहीं पढ़े। तब हम खुश हुए, हमने तालियां बजाई, हम सेल्फी खिंचवाने के लिए घूम रहे थे। और मुझे तो इस देश में इतने मजबूत प्रधानमंत्री मैंने देखा, जो टीम हार भी गई उनको उन्होंने फोन किया कि भाई आप घबराना मत। लेकिन आज पता नहीं पिछले कुछ समय में परिस्थिति बदली है। आज वो बेटियां यहीं बैठी हैं उनसे कुछ गज की दूरी पे। आज आवाज नहीं जा रही है, आज आवाज नहीं जा रही है। देखो पिछले कुछ समय में बहुत कुछ बदला, इस बात पे गहराई से सोचो आप लोग। ये आज की लड़ाई नहीं, जब भी कोई लड़ने के लिए आए, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, कोई भी हो, चाहे किसी जाति का और धर्म का अपने अधिकारों के लिए आया, सरकार ने एजेंडा सेट कर दिया तभी। अब बजरंग के साथ एक अच्छी बात यह है, आप इसे फोन करो या ये आपको फोन करे तो ये कहेगा सीधा एकदम छुटते कहेगा राम राम जी। अब इसको कैसे आप एजेंडे में सेट करोगे। आप इसको मुसलमान कहोगे, आप इसको खालिस्तानी कहोगे, आप इसको धर्म विद्रोही कहोगे, आप इसको टेररिस्ट कहोगे, क्या कहोगे। यहां सरकार आके फंस जा रही है, वरना सत्यता ये यहां बैठने नहीं देते। ये तुम दमदार लोग हो भाई। अगर यही मुकदमा किसी गरीब आदमी पे हो गया होता ना, उसके परिवार की खाल खींच के घुस भर देती पुलिस। हमने जिंदगी देखी है, यहाँ 20 साल हो गए मैं काम करते हुए। अगर न्याय सबके लिए समान होता फिर एफआईआर के लिए कोर्ट नहीं जाना पड़ता। देखो ये भी एक सत्य है, जब तक वो फेडरेशन के अध्यक्ष रहेंगे तब तक कुछ भी निष्पक्ष नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये बिल्कुल सत्य बात है। जब तक वो फेडरेशन के अध्यक्ष है तब तक निष्पक्ष न्याय तो छोड़ दो, न्याय का मात्र होना नहीं, न्याय दिखना भी चाहिए। जब आप उस पद पे बैठे हो तो कहां से न्याय हो जाएगा, और जब आप उस पद की ताकत का दुरुपयोग कर रहे हो तो कहां से न्याय हो जाएगा। मैं तो ये समझ रहा था कि ब्रजभूषण जी अपने आप जो वो इस्तीफा दे देंगे कि भाई पहले निष्पक्ष जांच होने दो। कल से मीडिया ने एक चीज चलाई कि भाई कमेटी की रिपोर्ट भी नहीं पड़ी, वो भी कह रहे हैं कमेटी की रिपोर्ट भी नहीं पड़ी। ओ भैया कमेटी कौन सी है जी, कोई निष्पक्ष कमेटी है? कोई जैसा उस कमेटी को लीड कर रहे हैं सरकार के लोग हैं, सरकार के नेता हैं, सरकार से जुड़े लोग हैं। मेरा तो ऐसा मानना है जिनका रोजगार इस सरकार से चल रहा है वो बेचारे क्या निष्पक्ष हो जाएंगे बताओ। अगर कमेटी बनानी है ना तो चीफ जस्टिस साहब बैठे तो हैं, उनके नेतृत्व में बनवा दो, पता लग जाएगा तुम्हें सारी चीज का कैसे जांच होती है। देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात आज ये है कि देश के जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे चीफ जस्टिस हैं उनकी वो रीढ़ की हड्डी वाले हैं, और यही सरकार के लिए परेशानी है, यही एकमात्र परेशानी है। देखो मैं तो यहाँ मीडिया के लोग बैठे हैं, एक हमारी बहन उधर खड़ी है प्रज्ञा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से भी कि गरीब आदमी सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच पाता, आपको उसको सरल बनाना चाहिए। 2-3 लाख रुपए नहीं है लोगों के पास कि लोग सुप्रीम कोर्ट आ जाए, जबकि वो न्याय का सबसे बड़ा मंदिर है। अगर कमेटी बनानी है, और ब्रजभूषण सिंह जी भी सुनेंगे मुझे, तो कमेटी बनवा दीजिए ना चीफ जस्टिस साहब के नेतृत्व में, हम भी मान लें। और हम तो क्या कह रहे हैं, हम तो निष्पक्ष जांच की बात कर रहे हैं ना। निष्पक्ष जांच तब होगी जब ब्रजभूषण जी इस्तीफा दे दें।
आप मेरी एक बात को गलत साबित कर दो, डिनाई कर दो, अगर यही पोस्को के FIR किसी और पर हुई होती तो क्या वो आज बाहर घूम रहा होता? क्या बताओ, आप सब लोग बता दो। अच्छा देखो, बुलडोजर, अच्छा देखो, एक चीज और सुनो, पिछले कुछ समय से ट्रेंड बदला है। आरोपी के पक्ष में पंचायत होती है, आरोपी के पक्ष में डिबेट होती है, और हमारी सम्मानित मीडिया खड़ी है, ये उसको डिफाइन करने लग जाते हैं बार बार। देखो, भक्ति से काम नहीं चलेगा। भक्ति तो आसाराम जी की भी बहुत लोग करते थे नहीं करते हैं? बता, देखो उदाहरण बता रहा हूं, एक मिनट सुन लो, उदाहरण बता रहा हूं आपको। जब तक उन पे कोर्ट का फैसला नहीं आया, जो लोग उनको आराध्य मानते थे उनको पूछते थे, मां पूछते थे, नहीं पूछते। जब कोर्ट का फैसला आया तभी तो पता लगा, ताकतवर है तो क्या अपराध नहीं कर सकता है? क्या धर्म का चोला उड़ले तो अपराध नहीं कर सकता? कर सकता है। हरियाणा के लोग तो राम रहीम जी के गवाह हैं। बताओ, आप इस बात को नोट करो। देखो, पैरोल मिलती है, सब कुछ मिलती है, आम आदमी को दिला दो पैरोल। ये क्यों है? ये इसलिए है कि सत्ता पक्ष अपने हिसाब से एजेंडा सेट कर रहा। देखो, मैंने दो उदाहरण इसलिए दिए कि जब आसाराम जी पे अगर कोर्ट ने तय कर दिया और फिर कोर्ट ने सजा की, तो जब आसाराम जी और राम रहीम जी के निर्णय में हमें पता लग सकता है कि कोर्ट सही है, तो ब्रजभूषण जी का फैसला भी कोर्ट पे छोड़ दीजिए। आप क्यों डिफाइन करने लगे हैं? उनको गिरफ्तार तो होने दीजिए, ताकत कम तो होने दीजिए। जब वो सत्ता में बैठे हैं, ताकत में बैठे, कैसे न्याय हो जाएगा? ऐसे न्याय संभव नहीं। देखो, हमें गौरव करना चाहिए कि किस माहौल में हमारी बहनें और हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जिन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया, आज वो यहां हैं। परसों रात पता लगा साहब बिजली काट दी, पानी काट दिया है, गद्दे। चलो चिंता मत करो, देखो मेरे साथ थोड़ा सा ना, मैं नया काम अपना कर रहा हूं। बजरंग, साक्षी बैठी है हमारी छोटी बहन, अगर ये काम ना होता तो मेरा गद्दा ही गिरवा देता मैं। ठीक है, मैं एक ऐसा आदमी ना, मैं अपनी बहनों के आंसू नहीं देख सकता। लखनऊ में रोई थी हमारी बहनें, मैं 4 दिन तक वहीं उनके साथ ही बैठा रहा, और सरकार को हमने झुका दिया। सरकार को फैसला लेना पड़ा कि नहीं, ये गलत। तुम्हारे आंसू देखते हैं ना तो कलेजा छलनी हो जाता। मेरी बहनों, आंसू मत बहाना, तुम्हारे एक एक आंसू पे लहू का आखिरी कतरा बहा देंगे हम लोग। क्या बात करती हो? आंसू मत बहाओ। देखो, न्याय तब होगा जब वो फेडरेशन के अध्यक्ष पद को, अगर नैतिकता होती छोड़ देते, नैतिकता नहीं, वो कोशिश कर रहे हैं कि बच जाएं। अगर अपराध करके बचना चाहोगे तो फिर कैसे चलेगा, कैसे संभव हो पाए? इसलिए देखो, प्रधानमंत्री जी से हमारी कोई लड़ाई नहीं, क्योंकि ये सवाल ये है कि जब आप सबके आंसू पूछ रहे थे, जो हारा जो जीता, जिन्होंने देश को गौरव किया, तो आपकी तरफ से एक आदमी तो आता उनके आंसू पोंछने के लिए। और अगर देखो, मैं ये भी कह रहा हूं स्पष्ट, यहां हमारे सभी भाई मौजूद, जाति, धर्म, पार्टी, सब चीजों से ऊपर उठ के, अगर किसी सरकार के अलावा किसी दूसरी पार्टी के लोगों से अपराधी जुड़ा होता तो सरकार के लोग हिला के रख देते सब कुछ। लेकिन बुरा यह है कि सरकार से जुड़े हुए लोगों पे आरोप है। तो आप ये देखो, उनके यहां भी महिला नेता, एक महिला नेता अगर ये कह दे, कहते ना जमीर जिंदा हो तो आदमी इंसाफ की बात कर ले, यही कह दे कि भाई निष्पक्ष जांच हो जाए। बताओ, कि दिख नहीं रहा? इतनी बड़ी बड़ी नेता उनकी पार्टियों में है, नहीं दिख रहा है? ये तो कह दो निष्पक्ष जांच करा दो, इसी का दबाव हो जाए। अगर आप सब लोग देशवासी मेरी बात पे गौर करें, अगर अपराधी हमारा है तो हम चुप रहेंगे, अगर अपराधी दूसरी पार्टी का तो हम बोलेंगे। इसको जिंदा रहना कहते हो? ये जिंदा रहना नहीं होता, ये तो मुंह दिखाई की बात हुई। मेरा तो ये मानना है, मैं तो अभी अपील करूंगा अपनी महिला नेताओं से जो तमाम पार्टियों में, आओ ना, बैठो इनके बराबर में, आप किसी भी पार्टी में आओ ना, इनके लिए न्याय की मांग करो। अगर आप जिंदा, फिर आपकी उन कुर्सियों पर बैठने का कोई फायदा नहीं है जिन कुर्सियों पर बैठ के आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रही हैं, महिलाओं को न्याय देने की बात कर रही है, महिला सुरक्षा की बात कर रही है। कौन सी सुरक्षा? जिस देश में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सुरक्षित नहीं है, वो बच्चा सुरक्षित नहीं है जो देश को गौरवान्वित करती है, तो कौन सी सुरक्षा की बात कर रहे हैं? इसलिए मेरी मीडिया के माध्यम से अपील है प्राइम मिनिस्टर जी से, वो हम सबके प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इनके भी प्राइम मिनिस्टर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है या नहीं है? बताओ तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर हैं या नहीं है? इनके माध्यम से हमारी 2-3 अपील ये है। पहला, वो नैतिकता के आधार पर ब्रजभूषण छोड़ दे और जांच होने दे, पहला।
दूसरा, कोई भी अगर जांच कमेटी बनानी है न्याय देने के लिए तो वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बने। सरकार के लोगों पे कोई भरोसा नहीं, क्योंकि सरकार के लोग तो संरक्षण दे रहे हैं। तीसरा, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। पहले उनकी गिरफ्तारी हो, उनकी ताकत कम हो, तब जाके मुझे उम्मीद है कि न्याय सुनिश्चित हो पाएगा। और बड़े पैमाने पर चौथी बात, ये झूठ फैलाना बंद करो कि ये जाट समाज के बच्चे हैं, ये हरियाणा के बच्चे हैं, ये देश के, जब ये मेडल लाए थे ना तब ये देश के ही थे, आज भी ये देश के ही हैं। क्यों भाई, देश के हो या नहीं हो? देखो, जाति व्यवस्था तो इस देश में है, और आदमी को पैदा होने के बाद पता लगता है वो किस जाति में पैदा हो गया। पैदा होने से पहले भी किसी को पता होता है कौन सी जाति में। तो जब तक जाति व्यवस्था रहेगी तब तक तो ऐसे तो न्याय तो मिल रहा, कहां से खत्म हो जाएगी? ऐसे नहीं खत्म होगी, खत्म करनी पड़ेगी जब अच्छे लोग सोचेंगे इस बारे में भी कि जाति की वजह से कितना नुकसान हो रहा है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। देखो, ये देश के बच्चे हैं, देश की बेटियां हैं, हम सबके भाई हैं, बहन हैं। हम इनके लिए न्याय की लड़ाई को मजबूत करने के लिए हैं। और मेरा जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं उनसे भी अपील है कि जब आप इसके अंदर आ जाओ, इनके परिसर के, जहां इनके सम्मान गौरव की लड़ाई चल रही, तो अपनी पार्टी को वहां छोड़ाओ पीछे। आपके नारे इनके आंदोलन को बदनाम ना कर दे, इस बात का भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि सरकार के लोगों का एजेंडा है, वो किसी भी तरह से आंदोलन को गलत साबित करने के लिए तमाम तरह के प्रयास करेंगे। कोई नारा उनका ही आदमी आके लगा देगा और वो कहेंगे देखो जी वहां तो ये हो रहा है। यहां सिर्फ एक चीज हो रही है कि देश की वीरांगनाएं, देश का गौरव, देश का युवा, देश का नेतृत्व करता है, जमीन पर बैठ के अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, दिल्ली में बैठ के लड़ रहा है, और देश के हुक्मरान कानों में रुई डाल के चैन से सो रहे हैं। और ये किसी भी मुल्क के लिए अच्छा नहीं। अगर आज हम लोग नहीं खड़े हुए, कल आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल पूछेंगी कि जब वहां विनय, साक्षी, बजरंग और तमाम हमारे भाई बहन वहां बैठे थे, तब आप लोग घर में चैन से कैसे सो रहे थे? बताओ। ये वो देश है जहां बेटियों को पूजा जाता है, जहां उनकी पूजा होती है। उसी देश में इनके आंसुओं का जवाब है क्या सरकार के पास? ताकतवर लोगों के पास जवाब है क्या इनके आंसू का? कौन देगा जवाब? मैं बस ये चाहता हूं, हमारी एक ही मांग है कि इनकी मांगों को सरकार सुने। ये लड़ाई सिर्फ एक ही लड़ाई न्याय की। और अगर ये इतना विवाद चलता रहेगा आपस में, तो बताओ कैसे आएगा मेडल? आ जाएगा? जब ये मानसिक रूप से डिस्टर्ब रहेंगे तो कैसे आ जाएगा मेडल? और मेडल नहीं आएगा तो फिर क्या करोगे? फिर दूसरे देश वालों को पकड़ के अपने देश का बना लोगे क्या? कहोगे ये भारत का रहने वाला था पहले है? नहीं, ये गलत है। इसलिए इनकी जायज मांगे हैं, इनकी जायज मांगों पे सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। और सबसे पहले पुलिस से भी मेरा ये अनुरोध है कि भाई आपको आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए, उसको जेल में डालना चाहिए, और फिर कोर्ट के जरिए, जांच के जरिए जो आए उस पर काम होना चाहिए। और तमाम नेताओं से मेरा ये अनुरोध है जो सरकार में है या सरकार से बाहर है, कि वो अगर कुछ नहीं कर सकते सरकार के लोग, तो कम से कम इनके लिए जांच की मांग ही कर दो। या इतना भी नहीं कर पाओगे तो जिंदा रहना सिर्फ एक संत कह के गए कि सिर्फ सांसों का रुकना मौत नहीं होती, जिनका जमीर मर जाता वो भी मर जाता। मैंने उदाहरण के तौर पे आपको बताया कि हम मान रहे हैं कि वो सही हो सकते हैं, लेकिन कोर्ट ने तय किया कि हरियाणा के एक संत, जो संत नहीं थे, संत तो दुनिया के लिए जीता है, मानवता के लिए जीता है, लोगों के लिए जीता है, लोगों पे उपकार करता है। जो शोषण करता है वो संत नहीं होता, वो ताकतवर नहीं होता। इसलिए मैं अपनी बहनों से कहूंगा हार ना माने, खड़े हो जाओ, जरा एक बार खड़े हो जाओ, आ जाओ, खड़े हो जाओ, तुम भी खड़े हो जाओ। इनका धन्यवाद करो सब लोग कि ये लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, और जोर से ताली बजा के धन्यवाद करो। उसका कारण है, अगर आज हम लोगों ने इनका हौसला नहीं बढ़ाया, मैं खाप के लोगों का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने तय किया कि नहीं, न्याय मिलना चाहिए। अगर आज हमने इनका हौसला नहीं बढ़ाया तो कल कोई अपने हक के लिए सड़क पर नहीं आ पाएगा। और अगर इस देश में मांगने से कुछ मिल जाता तो हर व्यक्ति ताकतवर हो जाता। यहां तो लड़ना पड़ता है, छीनना पड़ता है। हमने बहुत आंदोलन देखे हैं, और इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन किसान आंदोलन है। 700 लोगों ने कुर्बानी दी, तब जाके हम लोग उसे जीते। इसलिए आपसे अपील है, बहादुर भाइयों बहनों,
एक तो रोएगा नहीं तुम में से कोई। मैं ये भी जानता हूं कि तुम भावुक होकर रोती हो, घबराती नहीं हो, शेरनी हो वैसे तो हमारी बहादुर बहनों, लेकिन रोना नहीं है। आपके आंसू कमजोर करते हैं। आप देखो ये भावुक लोग हैं, पूछो इनसे, है नहीं है भावुक। ऐसा ना हो तुम्हारे आंसू इस देश में सैलाब ला दें। क्रांति जब जन्म लेती है ना, विद्रोह से जन्म लेती है, इस देश का इतिहास गवाह है। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जब बलिदान दिए 23 साल के थे, तुम तो 23 साल पार हो, तो जानो कि क्रांति जन्म ले रही है, आपके आंसू सैलाब पैदा कर रहे हैं। जिस दिन अजमा के देख लो, तुम्हारा मन हो बस यहां से कहना कि मैं देशवासियों से कहना चाहता हूं या कहना चाहती हूं कि वो आ जाए यहाँ। इस दिल्ली में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, इस दिल्ली के लोग जय जयकार करेंगे। मेरी बात अगर तुम्हें लग रही हो कमजोर, पहले तो ये सब लोग सीनियर लोग जानते हैं कि मैं कोई बात हल्की कहता हूं क्या बताओ, वजूद से ज्यादा नहीं कहता। और इतिहास गवाह, मैंने 5 लाख लोग उतारे यहाँ, सरकार को एक दिन में हमने हिला दिया। देखो मगर ये लड़ाई न्याय की है ना, इसलिए कह रहा हूं, जिस दिन मन करे अजमा के देखना और कह देना एक बार माइक से कि देशवासियों से मेरी अपील है कि हमारे लड़ाई लड़ने आ जाओ। मैं उन खिलाड़ियों से भी कहना चाहता हूं जो घर बैठे हैं, आज इनकी बारी है, कल आपकी भी आ सकती है। फिर क्या करोगे? फिर किसके पास जाओगे? फिर किसको कहोगे? हमारे यहाँ तो समझाते हैं देसी भाषा में कि एक मुर्गे पे आंच आती है तो दूसरा आराम से दाना खाता है। ना हम मुर्गे हैं ना ये मुर्गे हैं, ये योद्धा है और इनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार। तो आप सबसे अपील है, डटे रहिए और जब आप कहोगे बता देना। तुमसे हार जाएगी सरकार, हमारे जैसे लोगों की तो जरूरत ही नहीं। देख लेना, डटे रहो मैदान में, ठीक है। और जिस दिन प्रशासन के लोगों से, पुलिस के लोग निवेदन है, देखो भाई परसों तो काट वाट दी बिजली यार, देखो हाथ जोड़ के निवेदन है, हाथ ही जोड़ सकते हैं, कमजोर लोग हैं। अब बिजली पानी मत काटना, आप यहाँ काटोगे हम वहां की कटवा देंगे, मुरादाबाद वाली, मोदी नगर वाली। आप बेहतर जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है। यहां में अगर हमारे भाई बहन तरसेंगे तो बहुत लोग तरसेंगे, वो भी तरसेंगे जिनके घर में पानी मंत्रियों के बहुत बहता है, वहीं से कटवा देंगे मुरादनगर से। हम जानते हैं पानी का इलाज पानी कहां से होता है, तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई हम हरियाणा की मानो, बस ये बात जान लो कि अन्याय नहीं होने देंगे अपने बहन भाइयों के साथ। आप लड़ो, पूरा देश आपके साथ है, मुट्ठी भर उन पे मत वो करो। आपके खिलाफ व्हाट्सएप मीडिया में बहुत कुछ चल रहा है, मेरा मानना है जिनके खिलाफ चले वो समझ लो कि वो सही, क्योंकि चलाने वालों के डीपी देख लो आप, इसने तो हटा दी इसने तो हटा दी, इसको तो पूछा किसने, इसने तो हटा दी। नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन उनको भी हमारी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, उनको भी देश की बेटियों का सम्मान करना चाहिए, देश के खिलाड़ियों का सम्मान करना चाहिए, उनको भी इनके आंसुओं की कदर होनी चाहिए। अगर पगड़ी बंध गई है तो उसकी लाज तो रख लो यार। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तो आपका धन्यवाद करता हूं। अन्याय के खिलाफ अगर आप लड़ रहे हो, एक मिनट, नहीं रुक जाओ, एक मिनट तो रुको, फार्मर वालों रुक जाओ, किसानों रुक जाओ। मैं तो इससे सुनना चाहता हूं, ये बहुत बहादुर है, ये आवाज लगा के बताए कि ये इस लड़ाई को कहां तक लेके जाएगी। हम तो तब तक नहीं रुकेंगे, तेरे साथ खड़े हैं साई की तरह। तेरी माँ, उस माँ की कोख से जन्म नहीं लिया जिससे तूने जन्म लिया, तुम तीनों ने, चारों भाइयों बहनों, सब लोगों ने। लेकिन ये मानना कि अगर खून का आखिरी कतरा भी देना पड़ा तो याद रखना कि यही मिलेंगे खड़े में, किसी समय याद करके देखें, सब चीजें बाद में। तुम बताओ, तुम कैसा महसूस करती हो? ये जो लोग तुम्हारे समर्थन में आए हैं किसी पार्टी संगठन के नहीं, बस तुम्हारे भाई हैं, तुम इस लड़ाई को जीतना चाहते हो, तुम लोग बताओ दोनों तीनों, हम तो यहीं खड़े हैं तुम्हारे। जैसे आपने बताया सर, पहले तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इन सब का तो बहुत बहुत धन्यवाद है। 8वां दिन है आज, सब लोग डटे हुए हैं, डेली समर्थन में आ रहे हैं, तो बस ऐसे ही साथ बने रहो, और जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता हम यहीं डटे हुए हैं, हम यहीं डटे रहेंगे। जैसे आपने बोला, हम सबसे पहले राम राम ही करते हैं, तो आप सभी को प्रणाम, सभी को राम राम। वही है कि अन्याय की लड़ाई है, अन्याय जीतना चाहता है, लेकिन हम न्याय के साथ उठना चाहते हैं यहाँ से। जब तक ब्रजभूषण जैसे लोग अंदर नहीं जाएंगे तो हम
खिलाड़ी होने के नाते मैं मतलब अगर ब्रजभूषण अगर रेसलिंग में बना रहेगा तो मैं रेसलिंग छोड़ दूंगी, ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी। तो आने वाली जो हमारी लड़कियां हैं जो रेसलिंग करना चाहती है, जो हमें देख के सपने लेती हैं, तो हम नहीं चाहते कि हम उनके सपने तोड़ें। ये उनके सपनों की लड़ाई है और ब्रजभूषण जब तक अंदर नहीं होगा हमें नहीं लगता हमें न्याय मिलेगा। तो ब्रजभूषण को अंदर जाना होगा, हमें मतलब न्याय दिलाने के लिए आपको लड़ना होगा। धन्यवाद। आप सभी को राम राम। जैसे भाई ने हमें हौसला दिया है तो इससे और मजबूती मिल रही है आप लोगों का प्यार देख के और समर्थन देख के। और जैसे भाई ने कहा है ना, ऐसे इंसाफ लेके ही उठेंगे, तो इंसाफ लेके ही उठेंगे। सभी को नमस्कार, राम राम। जैसे भाई ने बताया, हमारे संस्कार यही दिए हैं माँ बाप ने भी, कोचेज ने भी, भाई सब बड़ों का आदर सम्मान करिए। और ये भारत की बेटियों की सम्मान की लड़ाई है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, जैसे भाई ने बताया कि किसी भी कुर्बानी के लिए हम तैयार हैं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा ये लड़ाई जारी रहेगी। जैसे भाई ने बताया, सभी समर्थन कर रहे हैं। हमने किसी को ये नहीं बोला कि भाई आप मत आओ, सभी आओ, सभी देशों, क्योंकि भारत की बेटियां हैं ये। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम साथ में खड़े हैं, डटे हैं और हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और मैं भाई का भी यहाँ पे आए हैं हौसला देने के लिए। धन्यवाद तो नहीं बोलूँगा भाई, क्योंकि आप भाई ने भी बता दिया कि फैमिली में कोई धन्यवाद नहीं होता, अपनों का कोई धन्यवाद नहीं होता। जी बिल्कुल, मैंने पहले भी बोला है जब भाई की सभी लोग आओ। हमने सभी के लिए बोला कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का यहाँ वेलकम है। सभी लोग आके यहाँ पे भारत की बेटियों को न्याय दिलाने में मदद करें। ये सारी एक आर्मी है जी, ये सारी आर्मी है, पूरा देश एक आर्मी है। और आप लोगों का सपोर्ट देख के और मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और इतना हौसला आप लोग हमें दे रहे हैं कि ये लड़ाई आगे लड़ते रहिए, हम आप लोगों के साथ हैं। वक्त पर बजरंग पुनिया, संगीता फोगाट, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और उनके साथ में खड़े हैं चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद ने ये बात साफ कही है कि जो लोग, जो पार्टियां इन लोगों का साथ देना चाहती हैं वो यहाँ पर जरूर आए, यहाँ पर आकर के इन खिलाड़ियों का, इन पहलवानों का साथ दें, इनका समर्थन करें। लेकिन जो भी पार्टियां यहाँ पर आए वो यहाँ पर आने के बाद अपनी पार्टियों की विचारधारा बाहर छोड़ करके आए, तब आकर के यहाँ पर इन लोगों का सपोर्ट करें और इन लोगों के नारे को बदनाम, इन लोगों के धरने को, इन लोगों के प्रदर्शन को बदनाम ना करें गलत नारे लगा करके। ये बात चंद्रशेखर आजाद ने भी कही है। चंद्रशेखर आजाद ने साफ कहा है कि आप राजनीति ना करें, आप किसी भी पार्टी से आए आपका स्वागत है, लेकिन राजनीति ना करें, इनकी जो न्याय की मांग है उसको बदनाम ना करें। चंद्रशेखर ये साफ कह रहे हैं कि इनकी लड़ाई को जमीन तक हम लेकर के जाएंगे। आपसे बात भी नहीं कर रहे ना, मैं लिख के देता हूँ, वो आपको रात के घेरे में मिलने भी आएंगे और आपको फोन भी करेंगे, जो लोग आपसे बात नहीं कर रहे। ये जनता है, जब जनता खड़ी होती है ना, बड़े बड़े तानाशाह की चूल्हे हिल जाती हैं। ये तो छोटे से लोग हैं जिनके साथ इस बार लड़ाई है। इस देश ने तो वो समय भी देखा जब अंग्रेजों से लड़ाई हुई, उनके दांत खट्टे कर दिए, और हमारी बहनों ने तो विदेश में जाके दांत खट्टे किए, सम्मान दिला के लाई। इनके भाई इस लड़ाई को जमीन पर लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो साथी हमारे यहाँ पहुंचे उनका धन्यवाद। चंद्रशेखर आजाद ये साफ कह रहे थे कि हम इनकी लड़ाई को जमीन तक लेकर के जाएंगे और आगे लेकर के जाएंगे। चंद्रशेखर आजाद ने संगीता फोगाट, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, इन सभी से बात करी और ये कहा कि ये लड़ाई जब तक इन लोगों को न्याय नहीं मिल जाता तब तक लड़ते रहेंगे यही बात। और विनेश फोगाट ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि जब तक ब्रिजभूषण शरण सिंह फेडरेशन से उनकी सदस्यता नहीं चली जाती, जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होती, जब तक उनको सजा नहीं मिल जाती, तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। और अगर न्याय नहीं होता है तो ये भी हो सकता है कि मैं कुश्ती छोड़ दूं। ये बात भी विनेश फोगाट ने कही है कि अगर ब्रिजभूषण के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो मैं कुश्ती छोड़ दूंगी, ये भी कहा है। और साथ ही साथ चंद्रशेखर आजाद ने ये बात कही है कि इन पहलवान बेटियों के आंसुओं के लिए, खून का एक एक कतरा कुर्बान
कुर्बान कर देंगे। यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद और उनके साथ तमाम लोग इन बेटियों के समर्थन में आ गए हैं। भीम आर्मी चीफ के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ने इन बेटियों का समर्थन देते हुए ये साफ कह दिया है, मैं फिर बता रही हूँ कि जब तक तुम लोग लड़ती रहोगी हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि तुम्हारे आंसुओं के लिए खून का एक एक कतरा कुर्बान कर देंगे। ये बात अभी चंद्रशेखर आज़ाद ने कही है। अभी भी चंद्रशेखर आज़ाद, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, संगीता फोगाट, बजरंग पुनिया, ये सभी लोग मंच पर मौजूद हैं। साथ ही साथ भीम आर्मी चीफ के तमाम जितने कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। भीम आर्मी चीफ के तमाम कार्यकर्ता इस वक्त पर जय भीम के नारे लगा रहे हैं और साथ ही साथ इन पहलवानों के समर्थन के नारे लगा रहे हैं। देखिए अब तमाम खाम पंचायत के लोगों का भी धन्यवाद दिया है चंद्रशेखर आज़ाद ने। खाम पंचायत के माननीय जो नेता हैं, माननीय जो किसान लोग हैं, वो सब लोग इस वक्त पर एक ही मंच पर आपको नजर आ रहे हैं। खाम पंचायत के नेता चंद्रशेखर आज़ाद और तमाम भीम आर्मी चीफ के जितने कार्यकर्ता हैं वो सब लोग इस वक्त उन लोगों के साथ खड़े हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने ये बात साफ कह दी है कि ये लड़ाई अभी रुकने वाली नहीं है, ये लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है और सरकार से न्याय दिला कर रहेंगे तभी दम लेंगे। ये बात चंद्रशेखर आज़ाद ने कह दी है। मैं प्रज्ञा मिश्रा आपको यहाँ की पल पल की अपडेट, पल पल की खबर दे रही हूँ। जुड़े रहिए हमारे साथ और मैं चाहूँगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको एक एक खबर आपको यहाँ से ग्राउंड से मिलती रहे और बिल्कुल सही खबर मिलती रहे। देखते रहिए आप उल्टा चश्मा यूसी। प्रज्ञा मिश्रा, दिल्ली के जंतर मंतर से। धन्यवाद।